हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम पढ़ेंगे इंट्रा ऑपरेटिव लाइक ओटी जोन्स, ओटी पैरामीटर्स, टाइप ऑफ सूचर्स और ओटी इंस्ट्रूमेंट एंड मैनी थिंग। एंड इससे एक क्वेश्चंस प्री एम्स नॉसिट में कंफर्म है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग। सो इंट्रा ऑपरेटिव क्या होता है? लाइक फ्रॉम पेशेंट अराइवल इनटू द ओटी टू पेशेंट लिविंग फ्रॉम द ओटी रूम, वो पीरियड को बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड। ओके, सो इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में जैसे ही पेशेंट आता है तो नर्स को क्या करना है? डायग्नोसिस कंफर्म करना है, कौन से साइट पे प्रोसीजर होने वाली है, कौन से साइट पे होनी है, ये सारा कुछ कंफर्म करना होता है। ये कंफर्म करती है कि जितना भी जो चेकलिस्ट में जितने भी लाइक पॉइंट्स थे वो पूरे कंप्लीट है कि नहीं है, लाइक कि पार्ट प्रिपरेशन हो गया, ब्लड अरेंज और नॉट एंड ऑल द थिंग्स। प्लस दो नर्सेज होती है, स्क्रब नर्स होती है और एक सर्कुलेटरी नर्स होती है। तो स्क्रब नर्स का जो बेसिकली काम होता है वो स्टेराइल एरिया में रहती है एंड लाइक इंस्ट्रूमेंट को पास करना, मतलब वहां सर्जन के जस्ट पास में रहती है, जो भी वहां से चीजों को देना वेना का काम होता है। बट सर्कुलेटरी मतलब एज अ सर्कुलेशन की तरह काम करती है, मतलब कुछ स्पेसिमेन जो है वो निकला उसको लेबोरेटरी तक पहुंचाना या फिर कहीं पे भी देना, या फिर कुछ सामान कुछ भी इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है तो वो उसको लेके आना, तो एज ए सर्कुलेटरी नर्स की तरह काम करती है। उसके बाद आता है हमारा WHO सर्जिकल लिस्ट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें होते हैं 3 कंपोनेंट्स: साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। ओके, साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। सो साइन इन का मतलब क्या होता है? साइन इन होता है बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इज साइन इन। तो साइन इन में क्या क्या चीजें करनी होती है? सबसे पहले पेशेंट हैज कंफर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या कंफर्म करना है? आइडेंटिटी कंफर्म करना है, कौन से साइट पे प्रोसीजर होने वाला है, कौन सा प्रोसीजर होने वाला है, एंड कंसेंट लिया है कि नहीं लिया है। तो ये चारों चीज कंफर्म करते हैं। उसके बाद साइट मार्क है कि नहीं है, ये देखते हैं। प्लस एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट कंप्लीटेड और नॉट। सो लाइक बिफोर सर्जरी, कोई भी पेशेंट का सर्जरी होने वाला उससे पहले प्री एनेस्थीसिया कंसल्टेशन होता है, पैक होता है, तो वो कंफर्म करते हैं कि प्री एनेस्थीसिया कंसल्टेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, देन कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को कोई एलर्जी है या नहीं, डिफिकल्टी एयरवे है या एस्पिरेशन के चांसेस है और नॉट। उसके बाद रिस्क ऑफ ब्लड लॉस, लाइक अगर मोर देन 500 ब्लड लॉस है या 7 ml पर केजी इन चिल्ड्रेन लॉस है, यस और नो। अगर यस तो ब्लड अरेंज हुआ है कि नहीं हुआ। सो ये सब कुछ कंफर्म करना होता है। कंफर्मिंग दिस ऑल थिंग इंक्लूडिंग अंडर साइन इन, मतलब बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया पहले हमें ये चीजें कंफर्म करनी होगी, उसके बाद ही एनेस्थीसिया को इंड्यूस करेंगे। ओके, सो टाइम आउट होता है बिफोर स्किन इंसिजन। ओके, साइन इन मतलब बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, देन टाइम आउट मतलब बिफोर स्किन इंसिजन। स्किन इंसिजन देने से पहले क्या करते हैं? जितने भी टीम मेंबर्स है, नर्सेज है, हेल्थ अलग अलग लाइक ओटी टेक्नीशियन है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, सर्जन है, डॉक्टर्स है, वो सब लोग कंफर्म करते हैं। कंफर्म ऑल टीम मेंबर्स हैव, लाइक उनका क्या क्या लाइक खुद को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक नेम वाइज एंड उनके रोल, वो सारे लोग कंफर्म करते हैं। देन सर्जन, एनेस्थीसिया प्रोफेशनल्स एंड नर्स वर्बली कंफर्म, लाइक पेशेंट का क्या नाम है, कौन से साइट पे प्रोसीजर होने वाले हैं एंड कौन से प्रोसीजर होने वाले हैं। मीन सबको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सर्जरी होने जा रही है। उसके बाद जितने भी सर्जन रिव्यू करता है कि कुछ भी क्रिटिकल अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली है या नहीं होने वाली है। एनेस्थीसिया टीम रिव्यू करती है कि एनी पेशेंट स्पेसिफिक कंसर्न कुछ होने वाला है, लाइक रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, रिस्क ऑफ लाइक एयरवे डिफिकल्टी, जो कुछ है वो सब कुछ कंसर्न, लाइक वो सब कुछ वो लोग स्पेसिफाई करते हैं। एंड जो नर्सिंग टीम मेंबर्स है वो ये कंफर्म करती है कि हैज स्टेबिलिटी इंक्लूडिंग लाइक इंडिकेटर रिजल्ट्स कंफर्म और नॉट, ऑल द इक्विपमेंट, जो भी चीजें होती है वो सब कुछ है कि नहीं, ये सारा कुछ कंफर्म करते हैं। देन इसके बाद इस टाइम आउट में ये भी इंक्लूडेड है, हैज एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस बीन गिवन विद इन द लास्ट 60 मिनट्स, यस और नॉट। ओके, एंड देन इज एसेंशियल इमेजिंग डिस्प्ले, लाइक एक्सरे, MRI वगैरह है तो वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओटी में लाइक कभी कभी क्या कहते हैं, ओटी में ही वो सामने लगा देते हैं जो भी एक्सरेज वगैरह है, तो ये सब कुछ कंफर्म करना होता है। सो ये हमारा आता है टाइम आउट के अंडर। सो ये सारा जो कंपोनेंट है ना वो आपको याद करना होगा। आउट में क्या होता है? साइन आउट मीन्स बिफोर पेशेंट लीव द ऑपरेटिंग रूम। पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम से जाने से पहले कैसे चीजें कंफर्म करनी होती है, लाइक नर्स verbally confirm with the team the name of the procedure recorded, प्रोसीजर रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट इंस्ट्रूमेंट, स्पॉन्ज एंड निडल काउंट्स आर करेक्ट और नॉट। मीन्स की जब पेशेंट की सर्जरी होने जाती है उससे पहले जितने भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं ना ओटी टेबल पर, लाइक स्पॉन्जेस हो गया, आर्टरी हो गया,
जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारा काउंटेबल होता है। देन आफ्टर सर्जरी वो सारा इक्विपमेंट फिर से काउंट करते हैं बिफोर क्लोजर ऑफ इंसिजन, सो डेट अगर कुछ भी अगर रह गया हो अंदर तो उस टाइम हम निकाल सकते हैं। तो टोटल स्पॉन्जेस कितने यूज हुए, कितना लाइक डिस्कार्ड किया, वो सब कुछ काउंट होता है। ओके, हाउ द स्पेसिमेन, जो भी लाइक स्पेसिमेन निकाला है वो लेवल्ड है कि नहीं है, ये सारा कुछ कंफर्म करते हैं। देन वेदर देयर आर एनी इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस, ये सब कुछ उसके अंदर आता है। साइन आउट बिफोर leaving the patient, before leave the patient from operating room. Okay, surgeon, anesthesia professional and nurse review the key concerns for recovery and management of this patient. So ये सारा जो component है वो साइन आउट में इंक्लूडेड है। तो आपको ये सारा कंपोनेंट्स अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा ओटी पैरामीटर्स एंड दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक वर्ड का है एंड एक वन लाइनर में ये आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओटी का जो टेम्परेचर है वो 18 टू 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, नॉट लेस देन 18, नॉट मोर देन 25। ओके, एंड जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है दैट इज 50 टू 60% होता है। देन ओटी में जो टेम्परेचर रखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं एंड लाइक पॉजिटिव प्रेशर एटलीस्ट 2 mm ऑफ एज दी अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, सो डेट क्योंकि एयर ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो अगर ओटी में कम प्रेशर रहेगा तो बाहर का एयर अंदर आएगा तो अंदर जो है वो स्टेरिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। इसलिए जो ओटी में जो प्रेशर मेंटेन करते हैं दैट इज पॉजिटिव प्रेशर। ओके, इनसाइड जो है अंदर 15 टू 25 एयर एक्सचेंजर्स लगे होते हैं एंड उसमें लाइक हेपा फिल्टर यूज करते हैं। हेपा फिल्टर यूज करते हैं लाइक हाई एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकुलेट एयर फिल्टर यूज करते हैं सो डेट कुछ भी बाहर का पार्टिकल्स अंदर ना आ पाए। ओके, देयर शुड बी अल्ट्रा क्लीन लेमिनार फ्लो होता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अल्ट्रा क्लीन लेमिनार एयर फ्लो होता है इनसाइड द ओटी। ओके, अदर देन दिस ओटी जोन्स होते हैं लाइक 4 जोन्स ऑफ ओटी होता है, 4 या 5 जोन्स होते हैं। सो देखो, फर्स्ट होता है हमारा प्रोटेक्टिव जोन्स। सो प्रोटेक्टिव जोन्स में कौन सा पार्ट आता है, वो पार्ट आता है जहाँ पे लाइक रिसेप्शन हो गया, वेटिंग एरिया हो गया, जहाँ पे ट्रॉलीज वगैरह रखते हैं, वो सारा हमारा प्रोटेक्टिव जोन्स के अंदर आता है। देन हमारा दूसरा आता है क्लीन जोन्स। जोन नंबर 2 होता है क्लीन जोन। क्लीन जोन में क्या क्या आता है, प्री ऑपरेटिव रूम हो गया, रिकवरी रूम हो गया, प्लास्टर या स्टोर रूम हो गया, या चेंजिंग रूम, क्योंकि स्टाफ जब अंदर जाएगा तो चेंज करके जाएगा ना, बाहर की ड्रेस में थोड़ी अंदर जा सकता है। तो चेंजिंग रूम जो स्टाफ्स के लिए होता है वो सारा क्लीन जोन्स में आता है। उसके बाद होता है स्टेराइल जोन। सो स्टेराइल जोन बेसिकली जो ऑपरेटिंग रूम जहाँ पे सर्जरी होगी। ओके, स्क्रब रूम जहाँ पे लाइक स्क्रबिंग वगैरह करते हैं, हैंड वॉश वगैरह करते हैं, सो वो सारा जो है स्टेराइल जोन के अंदर आता है, ऑपरेटिंग रूम एंड स्क्रब रूम। ओके, देन हमारा आता है डिस्पोजेबल रूम। डिस्पोजल रूम जोन होता है, डिस्पोजल जोन में मतलब जो भी डिस्पोज करने वाली चीजें होती है, डर्टी यूटिलिटी हो गया, डिस्पोजल कॉरिडोर हो गया। देन आपका आता है ओटी इंस्ट्रूमेंट एंड ओटी इंस्ट्रूमेंट इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन इमेज बेस्ड में तो कंफर्म है, लाइक रिट्रैक्टर, टाइप ऑफ रिट्रैक्टर में कुछ पूछ सकते हैं, या फिर लाइक फोरसेप्स हो गया, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट या कुछ डिवाइसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो आप इंस्ट्रूमेंट अच्छे से पढ़ लेना। इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दिया, उसमें मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट कवर कर दिए, तो आप वो जाके देख सकते हो। ओके, अदर देन दिस आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया था तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसको बोलते हैं सर्कुलर स्टेपलर। स्टेपलर जो स्किन क्लोजर के लिए यूज करते हैं ना, दैट इज सर्कुलर स्टेपलर। आप इमेज ध्यान से देख लो, यहाँ पे थोड़ा सर्कुलर शेप का होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया। इंटेस्टाइन को लाइक क्लोज करने के लिए जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होता है, सर्कुलर शेप में होता है, तो वहां पे हम सर्कुलर स्टेपलर का यूज करते हैं। ओके, और ये होता है लीनियर स्टेपलर, ये भी और ये भी। ये वाला इमेज बेस्ड ऑलरेडी आ रखा है, आई थिंक 2020 सेट में आ रखा था ये लीनियर स्टेपलर के बारे में। उसके बाद दिस इज लेप्रोस्कोपिक स्टेपलर। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो उसमें ये लेप्रोस्कोपिक स्टेपलर है, ये आप ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद यस, गाइडलाइंस फॉर डे ऑफ सूचर रिमूवल। जो हम सूचर्स लगाते हैं उसको कब कब रिमूव करते हैं उसके भी गाइडलाइंस होते हैं। तो आप ऐसे याद कर लो, फेस, जो पूरा फेस है ना, सबसे पहले फेस में बहुत जल्दी हम रिमूव कर सकते हैं, तो 3 to 5 डेज में फेस का जो सूचर है वो रिमूव कर सकते हैं। स्कैल्प का 6 to 8 डेज में, फेस का 3 to 5 डेज में, स्कैल्प का 6 to 8 डेज में। देन चेस्ट एंड एब्डोमेन 8 to 10 डेज में रिमूव कर सकते हैं। देन ईयर हो गया, हैंड, बैक, एक्सट्रीमिटीज, फुट एंड सोल, इन सब में हम 12 to 14 डेज में हम सूचर रिमूव कर सकते हैं। एंड दिस इज नीडल। इसको ध्यान से देख लो, ये पार्ट यहाँ से देखो, ये सूचर लगा हुआ है, सॉरी, यहाँ से देखो ये सूचर लगे हुए हैं,
ठीक है, ये सूचर है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं स्वैग्ड एंड। स्वैग्ड एंड होता है ये वाला पॉइंट, एंड दिस इज पॉइंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं बॉडी शाफ्ट, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ रखा है कि बेस्ट साइड फॉर होल्डिंग नीडल विथ नीडल होल्डर, जो नीडल होल्डर से इस नीडल को होल्ड करेंगे वो कहाँ से होल्ड करना है, तो डेट इज 1/3 फ्रॉम स्वैग्ड एंड। ये जो स्वैग्ड एंड है उससे 1/3 पे होल्ड कर सकते हैं, या 2/3 फ्रॉम पॉइंट एंड, या फिर 2/3 फ्रॉम पॉइंट एंड। तो ये याद करना आप, 1/3 फ्रॉम स्वैग्ड एंड या फिर 2/3 फ्रॉम पॉइंट एंड से ही हम नीडल होल्डर से नीडल को जो होल्ड करने का जो बेस्ट वे है ये है। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, देन टाइप ऑफ सूचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है एब्जॉर्बेबल सूचर्स से रिलेटेड। सो देखो, जो सूचर है ना बेसिकली दो तरीके का होता है, एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल। सो एब्जॉर्बेबल का मतलब ये होता है कि वो एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, सो एब्जॉर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइक कोई एंजाइमेटिक डाइजेशन की वजह से या फिर फैगोसाइटोसिस की वजह से वो बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। नॉन एब्जॉर्बेबल क्या है कि वो टिश्यू में बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक वो रहेगा, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके, सो एब्जॉर्बेबल में भी दो तरीके का होता है, एक तो नेचुरल जो ऑलरेडी बना है, नेचुरल नेचर ने दिया है, दूसरा होता है सिंथेटिक। सो नेचुरल में दो है, याद कर लो, सीसी कैटगट एंड क्रोमिक कैटगट, याद हो गया। नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर इज कैटगट एंड क्रोमिक कैटगट, याद हो गया होगा आपको। सिंथेटिक में ना सारे पीपी वाले आते हैं, सो लाइक पॉलीग्लाइकेप्रोन, पॉलीडियोक्सेनोन, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लैक्टिन। ओके, सो सारे पीपी वाले हैं, ये सारे क्या है, दिस इज ऑल सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर, याद हो गया। बस थोड़ा सा आप याद कर लेना कि पॉलीग्लाइकेप्रोन को मोनिक्रिल भी बोलते हैं, मोनोक्रिल। ओके, एंड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड को डेक्सोन भी बोलते हैं, उसका थोड़ा ट्रेड नेम, काइंड ऑफ ट्रेड नेम है, ठीक है। तो ये हमारा सारा सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल है। देन दूसरा आता है नॉन एब्जॉर्बेबल। सो नॉन एब्जॉर्बेबल में जो नेचुरल है दैट इज सिल्क एंड लिनेन, एंड सिंथेटिक में आप ऐसे याद कर लेना PPEN। ओके, PPEN। सो प्रोलीन, पॉलिस्टर, एथिलोन एंड नायलॉन। ये आई थिंक फटाफट याद हो जाएगा क्योंकि सिंथेटिक है एंड नॉन एब्जॉर्बेबल, तो ये नाम से याद हो रहा है। प्रोलीन, प्रोलीन भी लग रहा है ना कि मैन मेड ही होगा, पॉलिस्टर हो गया, एथिलोन हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक है। सो देन ये तो हो गया बेस्ड ऑन लाइक एब्जॉर्बेबल में तो नेचर की कौन एब्जॉर्ब हो रहा है कौन नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। देन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स लाइक मोनोफिलामेंट एंड पॉलीफिलामेंट भी होते हैं। मोनोफिलामेंट में जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ फाइबर होता है, और पॉलीफिलामेंट मतलब पॉली मतलब मल्टी, बहुत सारे स्ट्रैंड होते हैं, बहुत सारे स्ट्रैंड्स ब्रेडेड टुगेदर होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीफिलामेंट। सो मोनोफिलामेंट का एग्जांपल है पेन, प्रोलीन, एथिलोन एंड नायलॉन, ठीक है। प्रोलीन, एथिलोन और नायलॉन, ये जो है ना दैट इज मोनोफिलामेंट, ठीक है। बाकी जितने हैं ना लाइक स्लिप से याद रखना, सिल्क हो गया, लिनन हो गया, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये सारे हमारे पॉलीफिलामेंट होते हैं। तो ये तो आपको याद हो गया होगा, आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको फटाफट याद हो जाएगा। ओके, सो ये वाला पार्ट आपको अभी के अभी याद करके जाना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आ सकता है क्वेश्चन में भी आ सकता है ना। सो कैटगट कितने दिन में एब्सॉर्ब होता है, 5 मिनट लगेगा, याद हो जाएगा आपको। कैटगट कितने दिन में याद होता है, 60 डेज में होता है। कैटगट कितने दिन में एब्सॉर्ब होता है, 60 डेज में होता है। और क्रोमिक कैटगट हो गया एंड वाइक्रिल हो गया, डेक्सोन हो गया, ये कितने दिन में एब्सॉर्ब होता है, डेट इज 60 to 90 डेज में। मोनोक्रिल जो है वो 90 to 120 डेज में होता है, एंड पॉलीडेक्सानोन जो है वो 180 डेज में होता है। ओके, याद हो गया। कैटगट, क्रोमिक कैटगट, वाइक्रिल, डेक्सोन, मोनोक्रिल, पॉलीडेक्सानोन, ये अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। देन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपको ब्लेड दे देंगे एंड पूछेंगे कौन से साइज का ब्लेड है, तो आप इसको मतलब सारे को थोड़ा थोड़ा डेली 1-1 मिनट देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके माइंड में वो इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा अगर शेप होगा तो 12 नंबर का होता है, ऐसा होता है तो 11, ऐसे आप याद कर लेना। ये 15, ये डेली आप सोने से पहले 1 मिनट देख लेना तो आपको ये याद हो जाएगा, ये ब्लेड का साइज। ओके, देन दिस इज ऑल अबाउट इंट्रा ऑपरेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव एंड हम MCQ भी करेंगे वो सारा। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।